गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 का हम लोग दूसरा चैप्टर से स्टार्ट करने वाले थे जिसका नाम है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं कि फोर्स होता क्या है। अगर फोर्स को समझने की कोशिश करें तो किसी भी चीज़ को अगर हम अपनी तरफ खींचते हैं या अपने से दूर धक्का देते हैं, ठीक है ना, तो इसी चीज़ को हम लोग नाम देते हैं फोर्स। ठीक है, तो अगर सिंपल सी भाषा में फोर्स को लिखना चाहे तो बोल सकते हैं हम लोग पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स। जैसे मान लीजिए ये कोई ग्राउंड है, ग्राउंड पे हमने एक 10 kg का ब्लॉक रखा है और इस पे कोई इंसान है, इसको जो F फोर्स से, जैसा कि आपको दिख रहा है एक ब्लॉक रखा हुआ है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है ना, और इस ब्लॉक का मास है 10 kg और इस ब्लॉक को हम F फोर्स से आगे की ओर खींच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फोर्स है जस्ट लाइक अ पुलिंग नेचर का फोर्स है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ग्राउंड है, ग्राउंड पे हमने सिमिलर ब्लॉक को रखा, इस पर ब्लॉक का मास मान लीजिए, ठीक है, और इस बॉक्स को कोई पीछे से इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और यहाँ पे जो फोर्स का नेचर है वो पुशिंग नेचर है। तो फोर्स का दो नेचर होता है, एक होता है जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, जैसे ये ब्लॉक को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, और यहाँ पे दिख रहा होगा ये ब्लॉक को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। देयर इज टू नेचर ऑफ फोर्स, दैट इज पुशिंग नेचर्स एंड पुलिंग नेचर्स। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था मोशन के बारे में। वहाँ पे हम लोगों ने मोशन को रिलेट करने की कोशिश किया था, किससे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे टर्म्स थे लास्ट चैप्टर्स में हमारे, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि एक पार्टिकल्स था जिसका स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 था, u बराबर 0 था, और कुछ टाइम के बाद मान लेते टाइम बराबर 5 के बाद उसका वेलोसिटी हो रहा था 20 मीटर पर सेकेंड। तो वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि 0 से 20 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड इंक्रीज किया है। तो वहाँ पे हम लोग काउज नहीं देख रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है ना, तो इस चैप्टर में हमें देखना है कि आखिर 0 से 20 मीटर पर सेकेंड होने में जो टाइम हमारा 5 सेकेंड लगा ये क्यों हुआ। तो यहाँ पे जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मोशन का काउज, ठीक है ना, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, काउज ऑफ मोशन पढ़ना कि आखिर मोशन होता क्यों है। तो मोशन का एक ही काउज है, फोर्स। अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स लगता है तभी जाके बॉडी क्या करता है, मोशन करता है, और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो बॉडी को हम रेस्ट में ला सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि फोर्स का कुछ टाइप्स होता है। एक होता है हमारा बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो बैलेंस फोर्स कुछ इस प्रकार का फोर्स है। हम लोग फोर्स के दो टाइप्स को देख रहे हैं अभी, ठीक है, तो पहला होता है हमारा बैलेंस फोर्स और दूसरा होता है अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स को समझना बहुत आसान है। ठीक है, अगर सरल भाषा में समझे तो अगर मान लीजिए कि कोई टेबल है, इस टेबल पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है 20 kg का, इस ब्लॉक पे अगर हम ईस्ट की ओर फोर्स लगाते हैं 10 न्यूटन का और सिमिलर फोर्स अगर हम वेस्ट की ओर लगाते हैं 10 न्यूटन का, तो इस ब्लॉक पे फोर्स दोनों साइड लग रहा है, बट ये ब्लॉक अपने ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा भी ना आगे ना पीछे जा रहा है। ठीक है, तो अगर इस प्रकार का फोर्स अगर ब्लॉक पे लग रहा है, सिमिलर फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड सिमिलर फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये इस केस में जो हमारा एफ नेट है वो टोटल हो जाता है हमारा 0। तो अगर हम बैलेंस फोर्स की कंडीशन को समझे तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाता है, 0। और अगर इसका अपोजिट देखिए तो यहाँ पे जो अनबैलेंस फोर्स में जो नेट फोर्स है वो हमारा 0 बिल्कुल भी नहीं होता है, कुछ ना कुछ इसका मैग्नीट्यूड हमें लास्ट में आता है। जैसे इसी ब्लॉक को, ठीक है, अगर 10 kg के ब्लॉक को कोई सामने की ओर खींच रहा है 20 न्यूटन फोर्स से, ठीक है, और इधर की ओर कोई ऐसा फोर्स लग नहीं रहा है, अगर हम बोल रहे हैं कि ये टेबल के सरफेस पे रखा हुआ था, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियसली के पीछे लग रहा होगा, बट फिर भी ये ब्लॉक आगे जाएगा क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है एज कम्पेयर टू दिस फोर्स। ठीक है, और इस कंडीशन में जो हमारा एफ नेट है
वो जीरो नहीं होगा। तो जब एफ नेट जीरो नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो ब्लॉक पे फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस फोर्स के कारण ही किसी भी ऑब्जेक्ट में हमें देखने को मिलता है मोशन। तो अगर ऐसा बोला जाए कि मोशन का जो मेन काउज है वो बैलेंस फोर्स है या अनबैलेंस फोर्स है, तो हमें समझना पड़ेगा कि जो मोशन का मेन काउज है वो हमारा है अनबैलेंस फोर्स। अभी हम लोग देख रहे थे बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया कि बैलेंस फोर्स में एक ही बात याद रखना है कि जो हमारा नेट फोर्स है एफ नेट, बैलेंस फोर्स की कंडीशन में जो नेट फोर्स है वो हमारा क्या हो जाता है जीरो होता है, और अनबैलेंस फोर्स में जो नेट फोर्स होता है वो हमारा जीरो नहीं होता है। अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। अगर हम फंडामेंटली देखें तो फोर्स का 4 टाइप्स होता है, ठीक है। जो हमारा फोर्स का सबसे पहला टाइप्स होता है वो आप लोग जानते होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। जो दूसरा टाइप होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कुछ पार्ट्स होता है, एक होता है हमारा नॉर्मल, एक होता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, और एक होता है हमारा थर्ड पार्ट आ जाता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा हो जाता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पे जो आपका सबसे पहला फोर्स दिख रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। कोई बॉडी है उसके पास मास है और कोई एक और बॉडी होगा जिसके पास मास है, तो दोनों मास के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इसका नेचर हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। यहाँ पे दो बॉडी एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करता रहता है। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल है हमारा नॉर्मल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे कोई ब्लॉक था ग्राउंड पे, और हम बोल रहे हैं ग्राउंड का जो सरफेस है ये हमारा रफ है, ये कैसा सरफेस है तो रफ है। और अगर इस सरफेस पे अगर हम कोई ब्लॉक को रख रहे हैं, ठीक है, और जैसे m मास का ब्लॉक है तो इसको अगर हम f एक्सटर्नल से आगे की ओर खींचने की कोशिश करेंगे कुछ भी फोर्स से F1 फोर्स से खींच रहे हैं, तो पीछे की ओर हमेशा एक फोर्स लग रहा होता है जिस फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये फ्रिक्शनल फोर्स हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसलिए होता है क्योंकि ये जो मास होगा इस मास के सरफेस में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो ग्राउंड है ग्राउंड के भी सरफेस में क्या होता है एटम्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो उस दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, इसीलिए हम इसका नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये होता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। अगर आप नॉर्मल फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं, देखिए यहाँ ध्यान से, जैसे एक ब्लॉक है और हम बोल रहे हैं ब्लॉक इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कि ना ये ब्लॉक राइट जा रहा है ना लेफ्ट जा रहा है, ना अप जा रहा है ना डाउन जा रहा है, ठीक है। अगर ये m मास का ब्लॉक है तो ग्रेविटी अर्थ इसको अपनी सेंटर की ओर mg फोर्स से खींच रहा होगा। बट क्या ये ब्लॉक अभी नीचे की ओर जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अगर नहीं जा रहा है नीचे की ओर, इसका मतलब क्या है कि इसका जो एफ नेट है वो क्या है जीरो इन y डायरेक्शन। ये हमारा अगर हम इसको y मानते हैं और इसको x मानते हैं तो y डायरेक्शन में हमारा एफ नेट क्या हुआ है जीरो। आखिर कैसे दिख तो नहीं रहा है हमें, सीधा एक फोर्स नीचे दिख रहा है। आखिर ऐसा कोई तो फोर्स होगा जो ऊपर की ओर लग रहा होगा जो इसके मैग्नीट्यूड को क्या कर रहा होगा बैलेंस कर रहा होगा। तो अगर हम उस फोर्स को देखें तो ध्यान देखिएगा जो न्यूटन्स के आगे आप पढ़िएगा थर्ड लॉ में बोलता है अगर कोई ब्लॉक किसी भी कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ पे अगर mg फोर्स लगा रहा होता तो वो चीज़ उस ब्लॉक पे भी एक फोर्स लगा रहा होता, उसका भी मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल्स में और देखें तो अगर मानते हैं ये ब्लॉक इस अर्थ को नीचे की ओर फोर्स लगा रहा होगा mg, तो ये अर्थ भी इस ब्लॉक के ऊपर क्या फोर्स लगा रहा होगा mg। और यही mg फोर्स को हम लोग नाम देते हैं यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है ये भी किसके कारण लग रहा है तो इसके सरफेस और इसके सरफेस के बीच में लग रहा है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स का इंटरकनेक्शन होता है, इसलिए ये भी किसका टाइप हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। फिर बाकी आते हैं लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसको आप लोग पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में इन द हायर क्लासेस, ठीक है। कि अगर मान लीजिए अगर हमारा एटम है, एटम का स्ट्रक्चर और एटम्स के सेंटर में होता है हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन भी पॉजिटिवली चार्ज
पार्टिकल्स होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पे अब बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पैक्ड है, और आपको पता होगा कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है। यहाँ पे तो अगर बहुत सारा प्रोटॉन हो तो सारा प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करता है। तो इस रिपेल करने के दौरान क्या ऐसा होता है कि एटम का न्यूक्लियस ब्लास्ट कर जाता है? नहीं ब्लास्ट करता। ब्लास्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि इस दोनों के बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होता है, जिसको बोलते हैं कौन सा फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। ये एक प्रकार का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है हमारे वर्ल्ड में, ठीक है। तो आप इन हायर क्लासेस आप पढ़िएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। अभी हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर्स के दौरान ग्रेविटेशनल फोर्स, आगे आपको सिलेबस में आएगा, बट अभी हमें नॉर्मल फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह को डील करना है। अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं उसको थोड़ा सा मेमोराइज करते जाइएगा। अभी हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं हाउ टू कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन ए बॉडी, ठीक है, कि अगर हमें एफ नेट किसी के बॉडी के ऊपर निकालना है तो कैसे निकालते हैं। पहले ये थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ऐसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी का कहने का मतलब है कि फोर्स के पास दो चीज होता है, एक हमारा मैग्नीट्यूड भी होता है और दूसरा फोर्स के पास डायरेक्शन भी होता है। अगर कोई बोल रहा है कि फोर्स लग रहा है तो 110% उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मतलब फोर्स लग रहा है तो किस डायरेक्शन लग रहा है, एक्स में लग रहा है, वाई में लग रहा है, जेड में लग रहा है, किधर लग रहा है, और लग रहा है तो कितना लग रहा है। अगर मैग्नीट्यूड को समझना है तो सिंपल सी बात है, कोई नंबर को किसी भी यूनिट से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन यहाँ पे आपका होगा एक्स होगा, वाई होगा और जेड होगा। अगर आप लोग एक्सिस कभी ड्रॉ किए होंगे तो ये एक्स एक्सिस अगर हम इसको मानते हैं तो इसको वाई मानते हैं, और जो थर्ड एक्सिस होता है वो आउट ऑफ द प्लेन होता है, कुछ इस प्रकार होता है जस्ट लाइक अ मार्कर, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे कि फोर्स को हम एक्स एक्सिस में लगा रहे हैं, ठीक है, तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लगा रहे हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, और ये एक्सिस हमारा कैसा हो गया, नेगेटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये हमारा हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर हम फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है टुवर्ड ईस्ट, इधर हमारा ईस्ट है और इधर हमारा वेस्ट है, ठीक है, तो अगर ईस्ट की ओर फोर्स लग रहा है तो इसको हम लोग एक वेक्टर के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें उसको हम लोग लिखते हैं आई कैप से, ठीक है। और अगर नेगेटिव एक्सिस में लग रहा है तो उसको हम लोग लिखते हैं माइनस आई कैप से, ठीक है। और अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस में लग रहा है तो उसको लिखते हैं जे कैप से, और अगर नेगेटिव वाई एक्सिस में लग रहा है तो उसको लिखते हैं माइनस जे कैप से। ये जो है ना फोर्स का आई कैप, जे कैप, ये सब दिखाता है डायरेक्शन। कि एक्स एक्सिस में अगर फोर्स लग रहा होगा तो उसको हम लोग आई कैप से डिनोट करेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक के ऊपर इधर F1 फोर्स लग रहा है, ठीक है, कुछ भी मैग्नीट्यूड का हो सकता है। अगर इस F1 फोर्स को लिखने की कोशिश करें तो ये हो सकता है हमारा F1 वेक्टर देंगे ऊपर में, ये वेक्टर का साइन होता है, और इसको लिखेंगे आई कैप। मतलब ये दिखा रहा है ये जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन लग रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है। तो अगर इसी पे अगर कोई फोर्स लगा रहा है पीछे की ओर F2, ठीक है, तो अगर इस F2 को लिखेंगे तो लिखेंगे F2 वेक्टर का साइन देंगे, और किस डायरेक्शन लग रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन में, इसको लिखते हैं माइनस आई कैप से। ये दिखा रहा है ये जो इस ब्लॉक पे जो भी ब्लॉक है एम मास का, इस ब्लॉक पे जो फोर्स है वो F2 फोर्स किधर की लग रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, और ये जो पॉजिटिव आई कैप है ये दिखा रहा है कि जो इस एम ब्लॉक पे जो फोर्स है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इतना बात क्लियर हो गया तो अभी हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक बॉडी पे टोटल नेट फोर्स कितना आएगा, उसको हम लोग वेक्टर सम से लिख सकते हैं। ये जो वेक्टर सम वाला कंसेप्ट है आप आगे आपको मोमेंटम में भी काम देने वाला है, तो थोड़ा अच्छे से इसको देख लीजिएगा। अगर कोई ब्लॉक है, ठीक, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नेट फोर्स on the body, on the flowing body। इस ब्लॉक का मास m है, इस पे हम इधर की ओर F1 फोर्स लगा रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन का, F2 फोर्स भी लगा रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन का, और F3 फोर्स लगा रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन का, और इसको इसके पीछे भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, F4 फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है 15 न्यूटन, और F5 फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, ठीक है। तो आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है इस ब्लॉक पे। तो नेट फोर्स कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लगने वाले सारे फोर्स को जोड़ना है और नेगेटिव एक्स एक्सिस में सारे लगने वाले सारे फोर्स को जोड़ना है, फिर दोनों फोर्स को सबट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। वेक्टर सम करना है। आप देखिए कैसे करते हैं, समझ में आ जाएगा। अगर हम F नेट लिखना चाहें तो हम लिखेंगे F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर
इसी प्रकार से F4 वेक्टर और प्लस F5 वेक्टर। अब F1 वेक्टर किधर क्यों लग रहा है पॉजिटिव, अगर हम बोल रहे हैं ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इधर की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो ये जो फोर्स है किधर क्यों लग रहा है पॉजिटिव एक्सिस की तरफ सारा फोर्स और ये सारा फोर्स नेगेटिव एक्सिस की तरफ। तो यहाँ पे जो F1 का मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन के साथ लिखना, क्या लिखेंगे 10 i कैप प्लस F2 कितना हो जाएगा 20 i कैप प्लस और F3 कितना हो जाएगा 5 i कैप प्लस, तो प्लस और यहाँ पे F4 जो है वो पीछे क्यों लग रहा है ना नेगेटिव एक्सिस में लग रहा है, इसको क्या लिखेंगे -15 i कैप और फिर प्लस और F5 किधर क्यों लग रहा है ये भी नेगेटिव लग रहा है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है -10 i कैप। अब यहाँ से सिंपल ही है, आप सारे i कैप वाले को आराम से जोड़ सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे 10 i कैप प्लस 20 i कैप प्लस 5 i कैप प्लस माइनस 15 i कैप और -10 i कैप। यहाँ से सारे प्लस वाले को जोड़ लीजिए 20 और 5 कितना आ गया 25 i कैप और इधर आ गया -35 i कैप हो जाएगा सॉरी, और इधर हो गया 25 i कैप। ओवरऑल फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ हमारा कितना आ जा रहा है 10 i कैप। तो ये दिखा रहा है जो इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स है वो हमारा कितना हो रहा है 10 i कैप। 10 i कैप कहने का मतलब हो गया कि जो नेट फोर्स है वो प्लस में आएगा, पॉजिटिव में आने का मतलब कि जो ब्लॉक पे जो नेट फोर्स लगेगा ये पांचों फोर्स को मिला के वो हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लगेगा और कितना लगेगा 10 न्यूटन का लगेगा। दिस इज द वैल्यू एंड हाउ टू कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन ए बॉडी। आ रहा बात समझ में? अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन दे रहे हैं कीजिएगा, ठीक है। ये सिमिलर ही ब्लॉक है, इधर अगर हम F1 और F2 के बस मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इधर इसको 50 न्यूटन डाल रहे हैं और इसको 25 न्यूटन और लगने वाले फोर्स को इधर हम 20 न्यूटन एंड 25 न्यूटन। आपको क्या करना है इस ब्लॉक पे F नेट कितना लग रहा है किस डायरेक्शन में लिखना है वेक्टर के साथ आपको बताना है, ठीक है। ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा घर पे आप लोग, ठीक है। आगे सिंगुलर सिचुएशन दे रहा है, आपको बताना है इस चीज में जो फोर्स है वो बैलेंस फोर्स है या फिर अनबैलेंस फोर्स है, ठीक है। तो अगर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमने ग्राउंड पे रखा है, ठीक है, अब हम बोल रहे हैं ये जो सरफेस है अभी तत्काल आपके लिए स्मूथ है, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स भी आ जाएगा। ये सरफेस अगर हमारा अभी स्मूथ है तो अगर ये ब्लॉक को आगे खींचा जाएगा तो पीछे फोर्स नहीं लगेगा, इसका बर्डन अभी आपको नहीं लेना है। अभी बस आपको नेट फोर्स बताना है और फिर बताना है कि जो सिस्टम है हमारा वो बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है, ठीक है, समझ में आएगा। अगर इस ब्लॉक के आगे लगने वाला एक फोर्स है m मास का ब्लॉक है, F1 फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का और F2 फोर्स इसके ऊपर लग रहा है 15 न्यूटन का और एक और फोर्स लग रहा है F3 जिसका मैग्नीट्यूड है 7 न्यूटन, ठीक है। तो अगर सामने इधर पीछे की ओर अगर हम इस ब्लॉक पे फोर्स लगा देते हैं F4 16 न्यूटन का और F5 एक लगा देते हैं जिसका मैग्नीट्यूड है 12 न्यूटन और एक F6 फोर्स लगाते हैं जिसका मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन का। तो आपको बताना इस कंडीशन में पहली बात तो F नेट क्या होगा, दूसरी बात ये जो सिस्टम है हमारा अभी वो बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है, मतलब वो बैलेंस्ड है या फिर वो सिस्टम हमारा अनबैलेंस्ड है। लगने वाला फोर्स जो वो बैलेंस फोर्स है या फिर अनबैलेंस फोर्स है। अगर F नेट का वैल्यू अगर हमारा 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे कौन सा फोर्स है बैलेंस फोर्स। अगर F नेट का वैल्यू 0 नहीं आता है तो हमारा सिस्टम कैसा रहेगा इस कंडीशन में अनबैलेंस रहेगा, ठीक है। तो आपको एक सिस्टम को इसको सॉल्व करके अनबैलेंस और बैलेंस का सिचुएशन समझ में आ जाने वाला है। और एक और ले लीजिए, कंडीशन में भी आपको नेट फोर्स बताना है और बताना है कि बैलेंस फोर्स लग रहा है या फिर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा टॉपिक बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का होता है खत्म। और नेट फोर्स कैलकुलेट कैसे करना वो भी हम आपको बता दिए। बस ध्यान में रखना है आपको कि वेक्टर को जब भी हम लोग जोड़ेंगे तो इसका होता है फोर्स को जब भी जोड़ते हैं इसका होता है वेक्टर एडिशन, मतलब फोर्स एक्स में कितना लग रहा है वो भी हम लोग को देखना और एक्स में लगने वाले फोर्स को क्या लिखते हैं आई कैप से लिखते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा तो हम उसको भी लिखते हैं जे कैप से, और अगर जेड डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स को हम लोग लिखते हैं जेड के कैप से, ठीक है ना। तो अभी आपका जो मोशन 1 डायमेंशन है तो अभी आपका फोर्स सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में लगेगा, एक डायमेंशन में लगेगा, ठीक है। और ये दोनों आप थोड़ा सा हायर क्लास में जब बैलेंस में जाइएगा तब पढ़िएगा, ठीक है। तो अभी आपका नेट फोर्स टोटल कितना लगेगा एक्स में ही लगेगा
हो सकता है ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लगे और हो सकता है ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस में लगे, ठीक है। तो एफ नॉट नेट का आप लोग का इतना सारा कंसेप्ट है, यहाँ से आप क्लियर कर लीजिएगा। फिर बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इनर्शिया, और फिर हम लोग आएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि जो मोशन चैप्टर में जो हमारे बॉडी का दो स्टेट होता है, या तो बॉडी रेस्ट में होगा, नहीं तो बॉडी किस में होता था, मोशन में होता था। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट के कंडीशन में आपको हमेशा याद रखना है कि कौन सा फोर्स होगा वहां पे, बैलेंस्ड फोर्स होगा। अगर कोई बॉडी स्टार्टिंग से रेस्ट में है, इसका मतलब उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा, सिंपल सी बात है। और अगर कोई बॉडी मोशन में है, इसका मतलब उस पे लगने वाला जो भी फोर्स होगा वो बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। और अनबैलेंस फोर्स के कारण ही किसी के बॉडी में क्या आता है, मोशन आता है, या फिर कोई बॉडी अगर मोशन कर रहा होता है तो उस पर अनबैलेंस फोर्स लगने के कारण ही बॉडी किस में आता है, रेस्ट में आता है। तो अगर हम बोले कि जो बॉडी का ये दो स्टेट है, रेस्ट को हम मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं बॉडी को, और फिर मोशन को रेस्ट में कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमें जो चीज़ का जरूरी होता है वो चीज़ होता है हमारा फोर्स। और फोर्स में भी कौन सा फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। अगर हम बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तभी बॉडी हमारा रेस्ट से किस में आएगा, मोशन में आएगा। और ये कंडीशन आएगा कि अनबैलेंस फोर्स को कोई ना कोई फोर्स क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा, और वो बैलेंस करने के बाद हमारा बॉडी किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको नोट कीजिए। चलिए आज अभी हम लोग आप टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हमारा इनर्शिया। इनर्शिया को समझने का सबसे साधारण सा तरीका है कि आप ऐसे समझिए, अगर कोई बॉडी स्टार्टिंग से रेस्ट में है, तो बॉडी किस में है, रेस्ट में है, तो वो इन्फिनाइट टाइम तक बॉडी किस में रहना चाहेगा, रेस्ट में रहना चाहेगा। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो बॉडी इन्फिनाइट टाइम तक किस में रहना चाहेगा, मोशन में रहना चाहेगा, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। विथ कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब यहाँ पे बॉडी का वेलोसिटी भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखिए फिर से यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि वेलोसिटी होता है हमारा एक वेक्टर टर्म्स होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा वेलोसिटी जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब हो गया है कि उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है और उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि 10 मीटर पर सेकंड से कोई बॉडी है, वो ईस्ट की ओर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्सिस में जा रहा है, आई कैप में जा रहा है, तो उसका जो वेलोसिटी है वो इन्फिनाइट टाइम तक 10 मीटर पर सेकंड आई कैप ही होगा। अगर ऐसा कंडीशन है, ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में ही बॉडी हमेशा रहना चाहता है। और इस कंडीशंस का नाम ही हम लोग क्या डालते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल का, ठीक है, जो वो रेसिस्ट करता है अपने चेंज को, रेसिस्ट करता है किस चीज को, चेंज को। चेंज किसके चेंज को रेसिस्ट करता है, रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को, रेस्ट और मोशन के चेंज को क्या करता है, वो रेसिस्ट करने का काम करता है। अगर मान लीजिए कोई बॉडी स्टार्टिंग से 10 kg का एक ब्लॉक है जो इस ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है, और टाइम बराबर 0, टाइम बराबर मान लेते हैं अभी 0 हो रहा है, और ये ब्लॉक 10 kg का यहाँ पे रखा हुआ, तो ये टाइम बराबर इन्फिनिटी तक ये ब्लॉक यहीं पे रहना चाहेगा, ये बोलता है इनर्शिया, ठीक है। बट ऐसा रियलिटी में ये पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो इनर्शिया ये है हमारा रेस्ट वाला, ठीक है। एक होता है हमारा मोशन। अगर मान लीजिए हम लोग बस से ट्रैवल कर रहे हैं, बस से क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और बस के हम सीट पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर बस का स्पीड आगे की ओर है 80 मीटर पर सेकेंड, तो उस वक्त बस का जो हर एक पॉइंट है, सारे पॉइंट का स्पीड कितना होगा, 80 मीटर पर सेकेंड, और हम भी बस में हैं, तो उस वक्त हमारा भी स्पीड आगे की ओर वेलोसिटी कितना होगा, 80 मीटर पर सेकेंड ही होगा। और इस 80 मीटर पर सेकेंड हम चाहते हैं, हमारा बॉडी चाहता है कि जो हमारा वेलोसिटी है वो इन्फिनाइट टाइम तक 80 मीटर पर सेकेंड रहे। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बस के ड्राइवर को आगे कुछ खतरा दिखा तो उन्होंने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने के कारण क्या होता है कि हम लोग आगे की ओर जाते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि बस ने तो खुद को बैलेंस कर लिया बाय द हेल्प ऑफ रोड की मदद से, बट हम लोगों का बॉडी अभी बिल्कुल स्टेट ऑफ मोशन में था, जिसका स्पीड कितना था, 80 मीटर पर सेकेंड। दैट्स व्हाई अभी भी हमारा बॉडी क्या चाह रहा है कि 80 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर जाना। इसीलिए हम लोग इसमें किधर की ओर झुकते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। और एक आता है हमारा इनर्शिया
ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि अगर हम लोगों का कोई सा रोड है, ठीक है, और इस रोड पे कोई एक शार्प टर्न आ जाता है, अगर कोई शार्प टर्न आता है तो यहाँ पे जो व्हीकल्स होता है, और ये व्हीकल्स अगर यहाँ पे टर्न लेना है और ये वी वेलोसिटी से व्हीकल्स मान लिया आगे की ओर जाना होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोगों रोड के एक साइड झुक जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग सीधे जा रहे थे तो हमारे बॉडी का मास हमेशा सीधा जाना चाहेगा, और ये कार अचानक से क्या करता है, टर्न पे घूमने की कोशिश करता है, जिसके कारण से क्या होता है, हमारी बॉडी को तुरंत अंदाजा नहीं होता उसका, तो हमारा बॉडी उस वक्त भी क्या चाहता है, सीधे जाना चाहता है, पर धीरे धीरे कार के वेलोसिटी से हमारा बॉडी क्या करता है, मैच करता है। तो ये इनर्शिया एक प्रकार का प्रॉपर्टी होता है जो क्या करता है, हमारे बॉडी में मास में रेस्ट और मोशन में चेंज नहीं होने देने का एक क्या करता है, प्रॉपर्टी दिखाने की कोशिश करता है। इनर्शिया का कुछ डेफिनेशंस वगैरह हम लोग लिख लेते हैं, देखते हैं। देखिए लिखा हुआ इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू व्हिच इट रेसिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, ठीक है। कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो इनफाइनाइट टाइम तक रेस्ट में रहना चाहता है, और कोई बॉडी अगर मोशन में तो इनफाइनाइट टाइम तक वो मोशन में रहना चाहता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग नाम क्या देते हैं, इनर्शिया। बात समझ में आ रहा है ना। तो इनर्शिया तो हमेशा ही जाता है, जिस स्टेट में है वो उसका स्टेट बिल्कुल भी नहीं बदले। कब तक नहीं बदले, तो इनफाइनाइट टाइम तक नई चीज़ों पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ड्यू टू फोर्स जो होता है वो बॉडी का स्टेट क्या हो जाता है, फिर आगे जाके चेंज होता है। अगर हम इनर्शिया को देखें तो इनर्शिया एक होता है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसको सीधा आप एग्जांपल से समझिए कि अगर कोई बॉडी, कोई एक बॉल ग्राउंड पे है और इस बॉल का मास अगर 10 ग्राम है, ये टाइम बराबर 0 पे यहाँ था, तो ये टाइम बराबर इंफिनिटी पे भी ये ब्लॉक यहीं पे रहना चाहेगा, और अगर यहीं पे है तो यही इसका कौन सा प्रॉपर्टी रहता है, इनर्शिया, ठीक है। तो दूसरा हमारा आता है इनर्शिया ऑफ मोशन, दूसरा हमारा आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब हो गया कि अगर हम कोई कार वगैरह से ट्रैवल कर रहे होते हैं और ट्रैवल करने में कार का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से आगे क्यों नहीं जा रहा होता, तो इसमें बैठा हुआ इंसान को v आगे कितना जाता है, 20 मीटर पर सेकंड जाता है। अगर ये कार ब्रेक अप्लाई करता है, ठीक है, तो ये आदमी आगे की ओर जाता है, क्योंकि इसका बॉडी का जो मास है वो अभी कितने स्पीड जा रहा था, 20 मीटर पर सेकंड से आगे की ओर जा रहा था, ठीक है। और अचानक से ब्रेक अप्लाई होने के कारण से इसका मास अभी भी आगे उतना से ही जाना चाहता है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार का इनर्शिया है तो उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा हमारा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो भी हम आपको बताए थे, वो जो हमारा टर्निंग होता है रोड के उस वक्त देखने को मिलता है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर रोड है, ठीक है, स्ट्रेट रोड है और उसके बाद फिर एक शार्प टर्न आ जाता है, ठीक है, इस वक्त में तो गाड़ी का स्पीड अगर मान लीजिए आगे की ओर है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसके अंदर का जितना भी पैसेंजर्स होगा सारे की बॉडी का स्पीड भी कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड होगा। तो उसको इस पॉइंट तक अंदाजा नहीं होता है कि अब टर्न आने वाला है, तो जैसा ही बॉडी टर्न्स लेता है, ठीक है, तो बॉडी जो पैसेंजर्स का बॉडी का मास है वो क्या होता है, इस गाड़ी के एक साइड झुकना स्टार्ट कर देता है। अभी भी झुकने इसलिए लगता है क्योंकि उसका मोशन ये था, वो इस मोशन को शो करने का कोशिश करता है। फिर बाद में जैसे गाड़ी का शार्प टर्न आ जाता है, ठीक है, और रोड स्ट्रेट होता है, फिर से वो बॉडी का होता है स्ट्रेट हो जाता है। तो अगर ये शार्प टर्निंग वाले कंडीशन में हमें इनर्शिया समझना हो तो हम लोग सीधा से गाड़ी के एक साइड झुक जाते हैं जब हम एक शार्प टर्न लेते हैं। और इनर्शिया ऑफ मोशन को समझना हो तो जब गाड़ी में ब्रेक अप्लाई होता है या फिर जब गाड़ी सडनली रेस्ट से किस में आता है, मोशन में आता है, तो हम लोग बैकवर्ड की ओर जाने की कोशिश करते हैं जब गाड़ी हमारा अचानक से किसमें आता है, स्टार्ट होता है। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो कोई बॉडी का रेस्ट में तो वो हमेशा किसमें रहना चाहेगा, बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहता है। अगर हम इनर्शिया को मेजर करने की कोशिश करें तो हम सिंपल सी बात है, इनर्शिया को हम रिलेट करेंगे मास से। किससे रिलेट करेंगे, मास से। अगर हमारे पास एक 100 kg का ब्लॉक है और हमारे पास एक 10 kg का ब्लॉक है, तो दोनों में किसके पास इनर्शिया ज़्यादा होगा। अगर इसके इनर्शिया को
अगर हम 1 बोल रहे हैं और इसके इनर्शिया को अगर हम 2 बोल रहे हैं, तो किस बॉडी के पास ज़्यादा इनर्शिया होगा? जिस बॉडी के पास जितना ज़्यादा मास, उस बॉडी के पास उतना ज़्यादा इनर्शिया। कहने का सिंपल मतलब है, अगर मान लीजिए 100 kg का ब्लॉक है और अगर ये भी स्टार्टिंग में रेस्ट पे है और ये 10 kg का ब्लॉक है, ये भी स्टार्टिंग में किस पे है? रेस्ट पे। तो अगर हम इसके ऊपर एक फोर्स मतलब इसको अगर हम धक्का देने की कोशिश करें, अगर इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं F बराबर 5 न्यूटन का और ये ब्लॉक आगे नहीं जा रहा है, सिंपल सी बात है कि अगर हम इस पर भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक भी आगे नहीं जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम इस पर फोर्स के मैग्नीट्यूड को 5 से 7 कर दिए, ठीक है, ये स्टार्ट कर दिया चलना, ये क्या चलना स्टार्ट कर दिया? चलना स्टार्ट कर दिया। मतलब क्या है कि 5 to 6.9 न्यूटन तक के फोर्स को इसका जो इनर्शिया था वो रेसिस्ट कर पा रहा था, इसके चेंज को होने नहीं दे पा रहा था। लेकिन जैसे ही हमने 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ये बॉडी चलना स्टार्ट कर दिया। बट इस कंडीशन में अगर हम 7 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते तो ये बॉडी अभी भी चलना स्टार्ट नहीं करता है। फिर हम आगे और इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन करते हैं, फिर भी बॉडी नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि इसके पास मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा है। जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतने ज़्यादा चेंज को क्या करता है? रेसिस्ट करने का काम करता है। और एट द एंड अगर हम इस पर फोर्स लगा देते हैं 50 न्यूटन का, तब जाके ये ब्लॉक चलना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे ब्लॉक चलना स्टार्ट कर दिया 7 न्यूटन पे और यहाँ पे ब्लॉक चलना स्टार्ट किया 50 न्यूटन पे। ओवरऑल सबसे ज़्यादा फोर्स को रेसिस्ट करने का काम कौन सा बॉडी किया? 10 kg वाला या फिर 100 kg वाला? तो 100 kg वाला। और जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस इस बॉडी के पास था वो इसलिए था क्योंकि इस बॉडी का मास क्या था? ज़्यादा। तो सिंपल से हम बोल सकते हैं जो हमारा इनर्शिया होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर हमारे एक बॉडी का मास ज़्यादा है, दूसरे बॉडी का मास कम है, तो इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, किसका कम? जिस भी बॉडी का मास ज़्यादा होगा उस बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होगा, जिस बॉडी का मास कम उस बॉडी का इनर्शिया भी क्या होगा? कम। अगर हमारे पास बोल देते हैं ये वाला मार्कर है, ठीक है, ये प्लास्टिक का हमारे पास एक मार्कर है और एक मार्कर हमारे पास आयरन का है, ठीक है। तो आपको बताना होगा, सेम साइज है, सेम लेंथ है, सारी चीज़ सेम है, तो इनर्शिया ज़्यादा किसका होगा? ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो हमारा आयरन वाला मार्कर्स होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे उसका मास क्या होगा? मास ऑफ आयरन क्या होगा? ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू व्हाट? मास ऑफ प्लास्टिक। तो जिस भी बॉडी का मास ज़्यादा होगा उस बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होता है। वो बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स तक को क्या करता है? रेसिस्ट करने का काम करता है। मतलब वो तुरंत चेंज लाने नहीं देता है। ठीक है, बात में आ रहा है। तो आपको बस सिंपल सा बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में, आपको 4-5 ब्लॉक दे देगा, उसको बोलेगा असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए इनर्शिया के बेसिस पे। ठीक है, तो उसमें आपको बस वही देखना है कि किस बॉडी का मास कितना ज़्यादा है। जिस बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा वो बॉडी का इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। तो अभी तक हम लोगों ने जितना बात देखा उसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट में हम लोग को पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो अप्रॉक्स हमारे पास 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है, तो इसी लॉ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, फिर गैलीलियो साइंटिस्ट ने क्या बोला। ठीक है, इस लॉज के बारे में फिर कैसे मोशन को हम लोग देखेंगे न्यूटन साहब के नज़रिया से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।